तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम नेपोलियन से चित परिचित होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, कैसा था? नेपोलियन बोनापार्ट यह शुरुआती दौर में सेना में भर्ती होता है और अपने संघर्षों के जरिए अपनी बहादुरता को दिखाते हुए धीरे धीरे यह सेनापति बन जाता है और लगभग 24 वर्ष की ही आयु में यह अपना पूर्णतः वर्चस्व फ्रांस में रखता है और बाद में फिर यह फ्रांस का सम्राट भी बनता है। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि यह एक नाटा कद का शासक था और महान योद्धा था। इसका जन्म, नेपोलियन का जन्म, पहले लिखते और फिर समझते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। फ्रांस में हुआ। इनके पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। सन, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित किया। तथा फ्रांसीसियों के लिए नेपोलियन कोड, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन कोड नामक संविधान बनाया और इस प्रकार फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था लागू किया। देखिए, अब यहाँ के पास बहुत ही अजीब टर्निंग मोड़ आता है। आप लोग जाने कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। यह बहुत ही संघर्षशील योद्धा था, महान योद्धा था। केवल और केवल यह हम में ही विश्वास करता था, ना शब्द से इसे बहुत ही घृणा था। इसके बारे में दंतकथा भी है, बहुत सारे मतलब किताब में बहुत सारे रोचक कहानी आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक बार इसने क्या किया था, कहा जाता है कि ज्योतिष को दिखाया था अपना हाथ दिखा कर बोला था कि बताइए कि क्या हमारे भाग्य में, हमारे किस्मत में राजयोग है या नहीं। तो उस समय उसका जो ज्योतिष जिनसे वो अपना हाथ दिखाया था, उन्होंने बताया था कि नहीं, आप राजा नहीं बन सकते, क्योंकि उस समय पता नहीं वो ज्योतिषी मतलब कि किस तरह का ज्ञानी था या न था, लेकिन शायद नेपोलियन का हालात और उसको देखते हुए भी अनुमानता कर दिया होगा कि नहीं, आप राजा नहीं बन सकते, आपके हाथ में राजयोग की लकीर नहीं है। उसी से नेपोलियन ने क्या किया था कि अपनी तलवार को निकालकर और पूछा था उससे कि बताओ किस लकीर के अनुसार तुम कह रहे हो, मेरे हाथ में कौन सा लकीर नहीं है जिसकी वजह से हम राजा नहीं बन सकते हैं। वह जो ज्योतिष था वह पूर्णतः मतलब कि कांपने लगता है, डर जाता है और डर से बता देता है कि यह लकीर। वह अपना तलवार से उस लकीर को बढ़ा करके बोलता है, यानी कि हाथ को चीरते हुए कि बताओ अब राजा बन सकते हैं। वह कांपते हुए बोल देता है कि हाँ, राजा बन सकते हैं। इस प्रकार का था नेपोलियन क्या किया कि फ्रांस, इनके पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट, सन 1804 ईस्वी में
नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित कर देता है, फ्रांस का राजा घोषित कर देता है और फ्रांसीसियों के लिए एक संविधान बनाता है जिसका नाम नेपोलियन कोड है। यह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसियों के लिए नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन कोड नामक एक संविधान बनाता है और इस संविधान के तहत ही वहां की शासन व्यवस्था को पूर्णतः नेपोलियन देखने लगता है और वहां की प्रजा भी नेपोलियन से संतुष्ट ही थी। लेकिन एकाएक टर्निंग पॉइंट आता है कि नेपोलियन के आस पड़ोस के जितने भी देश थे, रूस हो जाए, ऑस्ट्रिया हो जाए, यानी कि जिसको मित्र राष्ट्र संघ कहा जाता है, मित्र राष्ट्र कहा जाता था, वे सभी इससे फ्रांस की प्रगति को देखते हुए और नेपोलियन से चिढ़ने लगते हैं। जिसके उपरांत 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है, जो इसको भी लिख देते हैं पहले। और नेपोलियन की बढ़ती इस व्यवस्था को देखते हुए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा, इंग्लैंड भी था, रूस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ये सब मित्र राष्ट्र हैं। मित्र राष्ट्र ने सन 1814 ईस्वी में वाटरलू की मैदान में नेपोलियन को हराया और सेंट हेलेना नामक जेल में डाल दिया, जहां सन 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। आप कहिएगा कि यहाँ पे बहुत शॉर्ट नेपोलियन का जीवन पढ़ने से नेपोलियन के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना था 9th क्लास में। यदि आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो नेपोलियन का पूरा मतलब कि जन्म से लेकर के बहुत सारा विस्तृत जानकारी पढ़ना था। यहाँ पे हमें केवल लुकआउट देखना था। नेपोलियन की जो राजतंत्रात्मक एक व्यवस्था थी, उसको हटा करके जब वहां पे प्रजातंत्र लाया तो आसपास के देश, जैसे जो भी जहां राजड़ा वाला देश था, एक तरह से समझ सकते हैं, वे सभी देश चिंतित हो जाते हैं कि यह एक अलग ही किस्म का अपना मतलब कि देश चला रहा है, जिसमें लोकतंत्र लोगों की मतलब कि अनुसार चला रहा है, जिससे क्या होगा कि हमारे आसपास के मतलब कि जितने भी देश थे वे डरने लगे कि हमारे यहाँ भी जनता उग्र होगी और हमारे यहाँ जनता भी कहे कि नहीं, यह जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए और प्रजातंत्रात्मक ही व्यवस्था लाया जाए। इसके डर से आसपास के यानी कि मित्र राष्ट्र में शामिल जितने भी देश थे, जैसे स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया इत्यादि सभी देशों ने मिलकर एक साथ नेपोलियन पर हमला किया और सन 1814 ईस्वी में वाटरलू की मैदान में नेपोलियन को हरा दिया गया। और नेपोलियन जब हार जाता है तो उसके बाद उसे सेंट हेलेना जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है।
और उसी जेल में सन 1821 ईस्वी में नेपोलियन की अंततः मृत्यु हो जाती है। जैसे ही नेपोलियन हार जाता है, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, रूस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया इत्यादि देशों का क्या हो जाता है कि फ्रांस पर कब्जा होने लगता है। वहां पे उन लोगों का प्रभुत्व आ जाता है। इसी के बीच ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन होता है, यानी कि अब सम्मेलन होगा 1815 में। युद्ध हुआ 1814 में, जिसमें नेपोलियन हार गया और उसे जेल में डाल दिया गया। और फ्रांस पर अब अधिकार मित्र राष्ट्रों का होने लगा। अब मित्र राष्ट्र का अब अधिकार हो गया, तो वहां पे अपनी सत्ता जमाने के लिए मित्र राष्ट्र क्या करते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाएंगे, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब वियना सम्मेलन को देखते हैं, लिखते चलिएगा। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्र किसका होगा? मित्र राष्ट्र जीता है, तो मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया जाता है। मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसकी अगुवाई या अध्यक्षता कहिए, अगुवाई या अध्यक्षता ऑस्ट्रिया करता है, जिसकी अगुवाई या अध्यक्षता ऑस्ट्रिया करता है, जहां ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, इंपॉर्टेंट नाम है मेटरनिक, जहां ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने सभा की अध्यक्षता की तथा नेपोलियन के द्वारा जीते राज्यों में अपनी अनुसार व्यवस्था कायम की, जिसे मेटरनिक युग की फ्रांस में शुरुआत हुई। और इस घटना को मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या क्या था कि जब मित्र राष्ट्र आपस में जीत गए, मतलब कि नेपोलियन को हरा दिया गया,
तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन होता है और उसमें अध्यक्षता कौन सी देश करता है? तो ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर वहां का रहता है कौन? मेटरनिक। अब यहाँ पे कई शब्द आएंगे, चांसलर, लुई। तो चांसलर, लुई, सम्राट, इन सभी का मतलब एक ही होता है, वहां का राजा। चांसलर कहे या फिर लुई कहे या फिर मतलब कि सम्राट कहे, इन सभी का अर्थ क्या होता है? वहां का राजा, वहां का मतलब कि नेतृत्व करता। और उसमें क्या होता है कि मेटरनिक ने अपना प्रभुत्व फ्रांस पर जमाने में सक्षम होता है और उसके बाद फ्रांस में वह अपने अनुसार नियम कानून निरंकुश नीति को चलाता है, बढ़ाता है। जिसके बाद वहां पे मेटरनिक काल का प्रारंभ होता है फ्रांस में, जिसे मेटरनिक युग के भी नाम से जाना जाता है। इसी प्रश्न को बोर्ड में आपको कई तरीका से पूछा जाता है। पूछेगा कि यदि वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका उत्तर यह कह सकते हैं कि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसकी अगुवाई ऑस्ट्रिया करता है, जहां ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने सभा की अध्यक्षता की तथा नेपोलियन के द्वारा जीते राज्यों में अपनी अनुसार व्यवस्था कायम की, जिसे मेटरनिक युग की फ्रांस में शुरुआत हुई और इस घटना को मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो वियना सम्मेलन से ही आप कह सकते हैं कि वियना सम्मेलन से ही फ्रांस में मेटरनिक युग का प्रारंभ हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 में हुआ और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिक ने की। यह था आपका वियना सम्मेलन और मेटरनिक से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन। इससे ऑब्जेक्टिव और यदि 2 नंबर में क्वेश्चन का मतलब कि आंसर आपको देना हो तो थोड़ा इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक पढ़ना होगा 1830 की क्रांति। फ्रांस में 1830 की क्रांति, या इसी को कहा जाता है जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति। इसके लिए फ्रांस का एक राजा होता है, फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम एक प्रतिक्रियावादी शासक था, प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश शासक था, जिसने अपने स्वभाव के व्यक्ति पॉलिग्नेक को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने लुई 18वां के द्वारा लागू समान नागरिक संहिता को समाप्त कर जनता तथा प्रेस की ढेर सारी
जनता तथा प्रेस की प्रेस पर ढेर सारी प्रतिबंध लगाया। जिसके पॉलीग्नेक के इस व्यवहार के कारण फ्रांस में गृह युद्ध छिड़ गया तथा अंततः चार्ल्स दसम को त्याग पत्र देकर फ्रांस छोड़ना पड़ा। यह घटना जुलाई 1830 में घटी थी, जिसके कारण इसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका नोट में है कि इसके बाद आर्लियस वंश के लुई फिलिप को वहां का राजा घोषित किया जाता है, जो एक उदारवादी विचार का था। फ्रांस के 1830 की क्रांति परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या था कि आपने देखा कि 1814 में फ्रांस में नेपोलियन का समाप्ति हो गया। फ्रांस में नेपोलियन का किसी भी प्रकार का कोई सत्ता नहीं रहा। उसके बाद मेटरनिक युग आया। मेटरनिक युग के बाद वहां पे मुख्य रूप से सन 1830 ईस्वी में चार्ल्स दसम का प्रभुत्व जमा। वहां पे चार्ल्स दसम जो था वह बहुत ही निरंकुश, जो कि यह ऑस्ट्रिया के विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति था। चार्ल्स दसम जो कि बहुत ही निरंकुश और क्रूर शासक था। जैसा वह था वैसा ही उसका एक प्रधानमंत्री था, जो जिसका नाम था पॉलीग्नेक, और वह अपनी पूरी मतलब कि देश को संभालने की जिम्मा, देखरेख की जिम्मा पॉलीग्नेक को सौंप देता है। पॉलीग्नेक क्या करता है कि जैसे ही वहां प्रधानमंत्री के पद पर ही बैठता है, वह सबसे पहले वहां की समान नागरिक संहिता, मतलब कि वहां के नागरिकों के लिए एक नियम कानून बना होता है समान नागरिक संहिता में, जो कि नागरिकों का अधिकार, प्रेस का अधिकार वर्णन होता है। उसे ही वह मतलब कि क्या करता है, समान नागरिक संहिता को समाप्त कर और अपना निरंकुश नीति लाता है। कौन? पॉलीग्नेक। और जिसके कारण वहां की जनता में त्रस्त की भावना उत्पन्न होती है, त्रस्त होता है और दुखी होकर के, और वहां पे गृह युद्ध का हालात उत्पन्न हो जाता है फ्रांस में गृह युद्ध के हालात इतना ऊपर हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अंततः चार्ल्स दसम को देश छोड़ करके भागना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। और यह पूरी घटना जुलाई महीने में चली थी और ईस्वी था 1830 का। यह पूरी घटना इतनी उग्र थी कि और जुलाई महीने में चलने के कारण इसका नाम जुलाई 1830 के क्रांति के नाम से जाने लगा। और जब यह चला गया तब वहां पे एक उदारवादी नेता थे फिलिप,
जो कि आर्लियस वंश के थे, उन्हीं को वहां का फिर राजा घोषित कर दिया जाता है। लुई फिलिप को वहां का राजा बना दिया गया, जो कि उदारवादी विचारधारा का था। लेकिन फिलिप उदारवादी विचारधारा के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। महत्वाकांक्षी मतलब कि अपनी बात और अपने मतलब कि अनुसार समाज को चलाना, और अपने अनुसार फ्रांसीसियों को वह मतलब चलाने लगा, जिसके कुछ खामियां थे, जिसके कारण सन 1848 में फिर से फ्रांसीसी क्रांति हुई। एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में इसी से आता है कि सन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या समझते हैं। यह क्रांति लुई फिलिप से संबंधित था, जिसको देखते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। जुलाई 1830 में फिलिप को फ्रांस का राजा बना दिया गया। जो उदारवादी के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। महत्वाकांक्षी भी था। वह राजा बनने के बाद स्वर्णिम एवं मध्यम वर्गीय नीति का सहारा लिया। स्वर्णिम एवं मध्यम वर्गीय नीति का सहारा लिया, अर्थात वह, इसको समझे तो, रूढ़िवादियों एवं उदारवादियों के बीच समन्वय स्थापित करना चाहता था। क्या था लुई फिलिप कि स्वर्णिम कहें तो मतलब कि फ्रांस के प्रमुख व्यक्ति, वहां के धनी व्यक्ति, उन्हीं को स्वर्णिम कहा गया। और मध्यम, जो मतलब कि गरीब कह सकते हैं। फिलिप चाहता था कि दोनों के बीच तालमेल रहे और हम दोनों को एक साथ लेकर के चले, जिसके कारण वह कुछ रूढ़िवादियों विचारधारा को भी मानता था और उदारवादी विचारधारा को भी मानता था। लेकिन क्या होता है कि एक उसका व्यक्ति आता है, नजदीकी व्यक्ति गिगो, चाहता था। अतः इसी उद्देश्य से प्रतिक्रियावादी व्यक्ति गिजो को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
वह वैधानिक, सामाजिक, वह वैधानिक, सामाजिक एवं न्यायिक न्यायिक मामलों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाता है, जिससे उसके खराब नीतियों के कारण जिससे उसके उदार विरोधी नीतियों के कारण फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग में पूछता है बोर्ड में। क्या होता है कि धीरे धीरे लुई फिलिप का हस्तक्षेप घटने लगता है और गीजो अपनी हस्तक्षेप इतना बढ़ा लेता है कि न्यायिक मामला, सामाजिक मामला पूर्णतः वह अपने अंडर कर लेता है और धीरे धीरे फिलिप भी मतलब अपनी जनता से वह रूबरू नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से वह फॉरम में आकर के 1830 में राजा बना था, जिस प्रकार से वह 1830 में अपनी शासन व्यवस्था को चलाता था, लोगों के बीच रहता था, लोगों को मदद करता था, लोगों के सुख दुख को समझता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह उन सभी बातों को भूलता गया, वह अपनी प्रजा से दूर होता गया। अंततः पूरी कमान देश को संभालने का काम गीजो करने लगा, जो कि एक प्रतिक्रियावादी मतलब कि तुरंत एंटी रिएक्ट करने लगा जनता के लिए। जनता की मांगों को दरकिनार करते हुए वह अपनी बातों को हमेशा चलाना चाहता था और वह स्वर्णिम लोगों के प्रति अपना रुझान ज्यादा रखता था, जिसके कारण वह वहां के अमीर व्यक्ति अमीर ही रहने लगे और जो गरीब टाइप के थे वे गरीब ही रहने लगे, और जिससे भूखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्या फ्रांस में उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण उत्पन्न होने लगा। अतः वहां की जनता सन 1848 ईस्वी में फिलिप एवं गीजो के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अंततः फिलिप को अपने राजपद को त्यागना पड़ा और इस प्रकार फ्रांस में प्रतिक्रियावादी
विचारधारा का पूर्णतः समाप्ति हुई। ऐसे एक छोटा डेट दे दिया जाए तो फिलिप अपना त्याग पत्र 24 फरवरी 1848 को देता है, 48 को देता है। यह था 1848 की क्रांति, जिसे यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो यह कि 1848 का क्रांति किसके विरुद्ध हुआ, तो फिलिप और उसके प्रधानमंत्री गीजो के खिलाफ। 48 यह मतलब 1848 की क्रांति कब समाप्त हुई, तो 24 फरवरी को समाप्त हो जाता है, जब फिलिप अपना त्यागपत्र दे देता है। इसके बाद